हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज जो मॉडल हम पढ़ेंगे वो है बोर्स मॉडल। इससे पहले जो वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ उसमें हम ऑलरेडी 2 मॉडल्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा और भी जो सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा था, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। और इस वीडियो में भी आप लोगों को उन वीडियोज़ का लिंक है वो मैं प्रोवाइड है वो करवा दूंगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल जैसे नाम से पता चल रहा है किसने दिया होगा, बोर्ड ने दिया होगा, क्योंकि बहुत बार अभी तक तो आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे कि जो भी जिसके बारे में बताता है उसी का नाम है वो रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे रदरफोर्ड मॉडल था तो रदरफोर्ड ने दिया था, या थॉमसन मॉडल था तो थॉमसन ने दिया था, बोर्स मॉडल है तो बोर्ड ने दिया है। तो अब यहाँ पर रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ वहाँ पर लिमिटेशंस रह गई थी, जैसे कि बताया था मैंने कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में तो डेफिनेटली एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करते करते उन्हें अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। और इसका जवाब किसके पास नहीं था? रदरफोर्ड के पास में नहीं था। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए फिर वहां पर बोर्स ने अपना एक मॉडल दिया। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए कि वो मतलब किस तरीके से बोर का मॉडल है वो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं तो काफी हद तक है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशंस को, एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट जो उसने बोर ने दिया था वो दिया था यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक पर्टिकुलर जो सर्कुलर पाथ में ही वहाँ पर क्या करते हैं, रिवॉल्व है वो करते हैं। और इन सर्कुलर पाथ्स को उसने स्टेशनरी स्टेट भी नाम दिया था, और इसके अलावा ऑर्बिट भी उन्होंने उसको नाम है वो दिया था। तो यहाँ पर सेंटर में तो हो गया न्यूक्लियस, और इस तरीके से ये जो सर्कुलर पाथ यहाँ पर हम बना रहे हैं। अब ये जो सर्कुलर पाथ है इनको उसने कुछ नंबर भी है वो प्रोवाइड किए। तो इसको हमने लिखा n=1, फिर हुआ n=2, फिर n=3, और इस तरीके से सो ऑन आगे है वो बढ़ता रहेगा। डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, और फिर फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट पोस्टुलेट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स revolve in fixed circular path। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं जगह पर क्या करते हैं, रिवॉल्व है वो करते हैं, चक्कर है वो लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। और विच इज नोन एज, इन्हीं पाथ को हम क्या कहते हैं, which is known as orbit, या फिर ऑर्बिट को उसने और क्या नाम दिया था, स्टेशनरी, मतलब जो फिक्स है, मतलब वो अपनी जगह से कहीं जो पाथ है वो जाएगा नहीं, उसी जगह पर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो फिक्स चीजें होती है उसको हम कहते हैं स्टेशनरी, मतलब वो फिक्स है, कहीं पर भी मूव है वो नहीं करेगा। तो या तो हम उनको क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वहां पर स्टेशनरी स्टेट है वो कह सकते हैं, या स्टेशनरी पाथ है वो आप इसको कह सकते हो यहाँ पर, कि भाई वो अपनी जगह पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर फिक्स है वो हो जाएगा, और वहाँ से कहीं है वो फर्दर ये जो जैसे पाथ है तो यहीं पर ही रहेगा, वो अपनी जगह से कहीं हिलेगा नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पर रिवॉल्व है वो करते हैं। तो ये उसका फर्स्ट जो बोर्ड ने जो पोस्टुलेट्स दिए तो उसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट उसने ये बताया था। अब उसने वहाँ पर जैसे जो बच्चे हैं, ये जो बोर का मॉडल है वो 9th क्लास में है वो भी दे रखा है। तो वहाँ पर कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों की बुक्स में एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो चीज़ें 11th में नहीं दे रखा और 9th में दे रखा है। तो मैं अभी दोनों के हिसाब से ही यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो n है, तो मैंने कहा था कि ये ऑर्बिट्स हैं और इनके अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिवॉल्व है वो करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो उसके लिए वहाँ पर जो बोर है उसने एक फॉर्मूला है वो दिया था, और उसने बताया था कि भाई जो n=1 है
जिसको उसने 1 नाम दिया, उसके ऑर्बिट को उसने है वो k नाम दिया। उसी तरीके से n इक्वल्स टू 2 है तो उसको l नाम दिया, फिर 3 है तो m, और 4 है तो उसको नाम दिया उसने n। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भाई ये जो सर्कुलर पाथ है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां पर बैठ सकते हैं एक पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप फाइंड कर सकते हो थ्रू ए फॉर्मूला 2n²। इसके थ्रू हम वहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया 2n²। n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4, किसके लिए KLMN के लिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि जो फिक्स्ड वैल्यूज ही रहेंगी, वहां पर जो सर्कुलर पाथ है वो फिक्स रहेंगे और फ्यू रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि खूब सारे वहां पर जैसे पाथ है किसी भी एटम के अंदर खूब सारे हैं वो हो सकते हैं, वहां पर कुछ फिक्स और फ्यू वैल्यूज ही वहां पर है, वो जो परमिटेड वैल्यू है वो ही वहां पर होंगी। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे किसी भी शेल के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर किया तो हमको कितना मिला, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिला। कि भाई K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ गया और एक यहाँ गया। उसके बाद में अगर वहां पर L है तो L के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब फर्दर क्या होगा कि यहाँ पर जो m है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना मिला 9, और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया देन वी विल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से n के लिए 4 यहाँ पर जो वैल्यू है तो 2 × 4 का स्क्वायर हुआ, तो 4 का स्क्वायर करने पर आया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 32 इलेक्ट्रॉन्स मिल गया हमको। तो यहाँ पर हमने और चीजें फाइंड कर ली कि भाई ये जो सर्कुलर पाथ्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कौन से ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है वो कितनी होगी। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई यहाँ पर कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नहीं, हर एक वहां पर ऑर्बिट के लिए कैपेसिटी है वो क्या है वहां पर फिक्स है, और इनके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज की वैल्यू है वो भी क्या होगी फिक्स होगी। और साथ ही साथ ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब जैसे आपको देखने से भी पता चल रहा है जो न्यूक्लियस के पास में है उसकी रेडियस कम है, फिर बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है ऑर्बिट, उसका जो रेडियस है वो भी क्या होता जा रहा है बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो मतलब नॉर्मली भी आपको क्या है पता होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप देख कर भी बता सकते हो जो सबसे पास है उसका रेडियस कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी भी क्या हो रही है बढ़ रही। जैसे कि आप देख सकते हो पहले में 2 आया, फिर 8 आया, फिर 18 आया, फिर 32 आया। जैसे कि क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा कोर्स भी इतना लेंथी नहीं होता, पर जैसे 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 हम आगे बढ़ते रहेंगे तो कोर्स भी क्या होता रहेगा आगे आगे बढ़ता रहेगा, मतलब वो एक्सपांड है वो होता रहेगा। जैसे अगर छोटी क्लासेस में थे तो आप लोगों ने अल्फाबेट है वो सीखा, फिर आपने अपने वर्ड बनाना सीखा, उसके बाद में आप सेंटेंस बनाना सीखोगे। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो यहाँ पर भी पहले 2 आया, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर वो भी किससे आ रहा है एक फिक्स फॉर्मूले से आ रहा है जो कि बोर्ड ने बताया था 2n² है वो होना चाहिए। आई थिंक ये फर्स्ट पॉस्टुलेट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सेकेंड पॉस्टुलेट की तरफ। तो सेकेंड पॉस्टुलेट ये कहता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जैसे कि बोर जो उसका रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई वहाँ पर जो एनर्जी है मतलब उसकी जो एनर्जी क्या हो रहा था कि भाई अगर वो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए वहाँ पर कम हो जानी चाहिए धीरे धीरे, और वो फाइनली उसमें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी का यहाँ पर बोर ने सॉल्यूशन बताया। उसने बताया electron do not radiate any energy while revolving
रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं और energy of electron is fixed until or unless energy is added or lose। जब तक एनर्जी वहां पर ऐड या लूज नहीं की जाती तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करते रहता है और उसमें से कोई भी रेडिएशन है वो बाहर नहीं निकलती है। तब तक बाहर नहीं निकलेगी जब तक उसको हम बाहर से कोई एनर्जी या तो दे नहीं दें या फिर उसमें से एनर्जी है वो लूज नहीं हो जाए। तो इसमें दो कंडीशन डेवलप हो रही है कि एनर्जी यहाँ पर हम दे रहे हैं और एक में कंडीशन में क्या आ रहा है, वहां पर एनर्जी है वो लूज हो रही है। तो यहाँ पर कब एनर्जी लूज होगी, कब वहां पर ऐड होगी, उसको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर केस अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं, केस फर्स्ट अगर हम लेते हैं, व्हेन एनर्जी इज एडेड, अगर हम एनर्जी ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा कि सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है और उसको हमने एनर्जी दिया तो वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो अपने हायर ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकता है, जंप है वो कर सकता है। सपोज यहाँ पर बैठा हुआ था तो उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया तो वो 2 से 3 पर आ सकता है या 4 पर भी जा सकता है या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना एनर्जी है वो दिया है। तो यहाँ पर एनर्जी इज एडेड, इलेक्ट्रॉन मूव टू लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। ब्रैकेट में आप n जरूर मेंशन कर देना कि भाई वो लोअर स्टेट मतलब जो n की फॉर्म में ही हम बता रहे हैं कि लोअर स्टेट मतलब जो n उसका कहाँ था कि पहले अगर 2 था या 1 था तो 1 से 2 पर आ गया या 3 पर आ गया या 4 पर आ गया। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो अपने लोअर से कहाँ चला जाएगा, हायर n की तरफ है वो मूव कर जाएगा। फिर केस सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पर केस सेकंड के अंदर अगर वहां पर एनर्जी है, एनर्जी इज लूज, तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर n टू लोअर n, मतलब हायर n से कहाँ चला जाएगा, लोअर n की तरफ है वो मूव है वो कर जाएगा। अब इसको सिंपली हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि अब जब तक इलेक्ट्रॉन को हम छेड़े नहीं, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, तो वो चुपचाप यहाँ पर चक्कर है वो लगाता रहेगा, उसको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम है वो करता रहेगा, रिवॉल्व है वो करता रहेगा। पर जैसे ही हमने उसको बाहर से एनर्जी दिया तब फिर वहां पर जाकर क्या होगा कि उसके अंदर चेंज है वो आएगा, वो लोअर से हायर पे जा सकता है। एनर्जी हमने वहां से उसकी मतलब हटा दी तो वो क्या होगा, हायर से लोअर पे भी चला जाएगा। अगर जैसे पहले 4 पर था, अब हमने इसकी एनर्जी है वो हटा दी वहां से, तो वो 4 से 3 पे भी जा सकता है या 2 पर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि हमने कितनी एनर्जी उसकी वहां से रिमूव है वो कर ली है। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप क्लास में बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लास है वो चल रही है, पर काफ़ी बार क्या होता है कि अगर आपका कोई नोन है या कोई बाहर से क्लास के बाहर से कंटिन्यू है वो चक्कर लगा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए और बाहर से अगर वो इशारे भी करने लग जाए तो आप भी टीचर से क्या करते हो कि किसी ना किसी बहाने से आप चाहते हो कि हम भी उस क्लासरूम से बाहर निकल जाएं। अगर वो कहता है इशारों के अंदर कि भाई अपन गेम्स में जा रहे हैं या हम बाहर की तरफ जा रहे हैं या हम कहीं और है, कहीं जाने का प्लान है उनका चल रहा है, तो इशारे में बता दिया, तो उसी समय आपकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। आपको बाहर से एक तरीके से वहाँ पर ये जैसे ही सुनने को मिला कि भाई हम वहाँ जाएंगे, तो उसी समय आपको एक तरीके से बहुत एनर्जी आ गई अंदर से, और आप जिस स्टेट पे बैठे हुए थे उसको सपोज हमने मान लिया ग्राउंड स्टेट आपकी, और जो प्लेग्राउंड में जाने की आप लोगों ने प्लानिंग करी बंक मार के, तो वो हो गया आपका N3 हो गया या N4 हो गया। तो आपको आपके फ्रेंड ने हल्का सा मतलब इशारा किया, वो एनर्जी मान लो, तो वहां से जैसे ही आपको एनर्जी मिली आप अपनी ग्राउंड स्टेट से उठकर कहाँ चले गए, प्लेग्राउंड में, मतलब जो आपकी हायर स्टेट है उसमें जाकर पहुंच गए।
तो वहां पर क्या है कि अब क्या होगा कि अपनी हायर स्टेट में पहुंच गए तो ऊपर ऐसा जरूरी नहीं है कि अब पूरे टाइम आप प्लेग्राउंड में बैठे रहोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हायर स्टेट में बैठे रहोगे। बाहर से जैसे ही प्रिंसिपल सर राउंड पर आए, ठीक है, या पीटीआई सर आए, उन्होंने आपको देखा, तो वापस क्या होगा, आप अपनी हायर स्टेट से कहाँ आ जाओगे, वापस अपनी क्लास में पहुंच जाओगे, मतलब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाओगे। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने एनर्जी भी ऐड कर ली और एनर्जी वापस हमने क्या कर ली, रिमूव भी कर ली। तो यहाँ पर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में भी जा सकता है और लोअर स्टेट में भी जा सकता है। तो ये था हमारा यहाँ पर सेकेंड पोस्टुलेट। अब इसके बाद में जो थर्ड पोस्टुलेट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो अपनी हायर स्टेट में भी जा सकता है, लोअर स्टेट में भी जा सकता है। तो जब ये यहाँ पर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी वो ट्रांजिशन शो करता है तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो वहाँ पर या तो एमिट होगी या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो किस टाइप की जो वेवलेंथ है वहाँ पर किस पर्टिकुलर जो रेडिएशन की वेवलेंथ आपको दिखेगी या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपको दिखेगी, तो वो डिपेंड करता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल पर डिपेंड है वो करता है। फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब यहाँ से वो 1 पर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1 में से, क्योंकि फाइनल तो ये हुआ हमारा, तो 1 में से हमने क्या माइनस करना है, 3 है वो, उसकी एनर्जी है वो क्या करनी है, माइनस है वो करनी है। या फिर अगर वहाँ पर एमिशन हो रहा है तो एमिशन के अंदर, चलो ये अभी पहले मैं लिख लेती हूँ पोस्टुलेट, फिर ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो एमिशन जो टर्म्स मैं काम में ले रही हूँ, तो स्पेक्ट्रा की फॉर्म में जो एमिशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी वेवलेंथ की जो रेडिएशन आपको मिलेगी, जिस भी मतलब जो रेडिएशंस आपको मिल रही हैं, जिसका मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगा, तो वो डिपेंड करेगा वहाँ पर डेल्टा ई के ऊपर। अब डेल्टा ई क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट में हम लिख सकते हैं the wavelength of radiation is wavelength of radiation emitted depends upon the energy difference, depends upon the energy difference of initial and final orbits, मतलब जो इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स की जो वहाँ पर जो एनर्जी में डिफरेंस है वो उसके ऊपर है वो डिपेंड है वो करेगा। अब यहाँ पर जैसा कि E है जो मतलब एनर्जी है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच न्यू से डिनोट करते हैं। और एच न्यू की जगह और अगर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा है वो लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया, तो इसके लिए पूरा वीडियो मैंने बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा HC अपॉन लैम्डा कैसे आया। अब यहाँ पर जो HC अपॉन लैम्डा है तो वो यहाँ पर किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, वहाँ पर E फाइनल माइनस E इनिशियल। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा है अगर फाइंड करना है, ये लैम्डा मेरे को अगर फाइंड करना है तो 1 अपॉन लैम्डा को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन HC E फाइनल माइनस E इनिशियल लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ से मेरे को लैम्डा है वो पता चल गया, और लैम्डा मैंने कैसे निकाल लिया, यहाँ पर E फाइनल माइनस E इनिशियल, और ये हो गया 1/h से जिसकी वैल्यू है वो फिक्स रहती है। यहाँ पर H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और जो C है वो लाइट की वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो इसको हम और भी फर्दर काम में लेंगे, जब हम रिट्सबर्ग कांस्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ेंगे तब उसमें भी वापस ये चीज़ है वो वापस काम आएगी। तो अभी यहाँ पर ये पोस्टुलेट यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको समझ लिया कि अगर यहाँ पर कोई भी जो रेडिएशन निकलेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट है वो करेगा। अब वो उस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो डिपेंड करेगी वहाँ पर इनके डिफरेंस के बीच में, कि वहाँ पर एनर्जी में उन ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच में डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब जैसे अगर आप देखो कि E और लैम्डा क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एनर्जी में अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ हमको, जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ हमको क्या मिलेगी, कम है वो मिलेगी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो E एंड लैम्डा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इफ एनर्जी डिफरेंस इज मोर देन लैम्डा विल बी लेस। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब इसी को चाहे जैसे एनसीईआरटी में जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में भी अगर आप इसको लिखना चाहो तो बहुत इजी तरीके से, जैसे मैंने लैम्डा की फॉर्म में बताया, आप अगर चाहो तो इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालनी है तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा E लिखना है हमें यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या हो गया, एनर्जी में डिफरेंस हो गया। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E अपॉन H है वो हो जाएगा। तो अगर मेरे को वहाँ पर लैम्डा नहीं फाइंड करना, मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ डेल्टा E अपॉन H। अब डेल्टा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, E फाइनल माइनस E इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, H है वो हो जाएगा। तो इससे मेरे को फ्रीक्वेंसी है वो पता चल जाएगी। तो इस पोस्टुलेट से मैं लैम्डा भी फाइंड कर सकती हूँ और न्यू है वो भी फाइंड कर सकती हूँ। और एक पॉइंट और हमने इंपॉर्टेंट है वो जो लिखा है वो ये हमें पता है कि भाई अगर एनर्जी अगर वहाँ पर ज़्यादा है तो वेवलेंथ वहाँ पर क्या होगी, कम है वो होगी। और यहाँ पर क्या है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वहाँ पर ज़्यादा है वो मिलेगी। अब इसी थर्ड पोस्टुलेट से हम यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा है, एमिशन जो स्पेक्ट्रा है उसको भी हम समझ सकते हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रा है वो क्वांटाइज होता है। इस चीज को भी हम है वो समझ सकते हैं, कैसे वो देखते हैं हम आगे यहाँ पर। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वहाँ पर फिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी जाकर है वो रिवॉल्व कर ले, तो वहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, वहाँ पर फिक्स्ड। और यहाँ पर फिक्स के साथ ही साथ जो वैल्यूज क्या होंगी, वो फ्यू होंगी। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाके बैठ जाए तो वो वैल्यू फिक्स भी होंगी और फ्यू भी होंगी। अब साथ ही साथ यहाँ पर जो अगर डेल्टा E है, जो क्या हो सकता है, E2 माइनस E1 भी हो सकता है, E4 माइनस E3 भी हो सकता है, या फिर अगर वहाँ पर डेल्टा E अगर फिक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर लैम्डा भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये अगर फिक्स आ गया तो इसको हम बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड। मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं अगर फिक्स आ रही हैं या फ्यू वैल्यूज़ आ रही हैं तो उन वैल्यूज़ को सबको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर वहाँ पर ऑर्बिट्स की वैल्यू फिक्स है, डेल्टा E की वैल्यू है वो फिक्स है, क्योंकि अगर वो किसी से भी जैसे E4 से E3 पर जाए या E2 से E1 पर जाए तो कुछ फिक्स वैल्यू ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी वैल्यू मिल जाए, वहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू ही मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी हम यहाँ पर बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो रेडियस भी बढ़ती है, साथ ही साथ एनर्जी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वहाँ पर क्या होगा कि
जो एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे क्लास में जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है टीचर, क्लास टीचर बैठा हुआ है यहाँ पर, या हम कह सकते हैं नॉर्मल जो टीचर बैठा हुआ है उसके पास वाली जो फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड रो है, और फिर लास्ट में क्या आ गया, फोर्थ रो आ गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अटेंटिव जिनको रहना पड़ेगा, मजबूरी समझ लो उनकी, तो फर्स्ट रो वालों की होगी। मतलब वो एकदम हिल भी नहीं सकते, वो इस तरीके से फिक्स है, वो बैठे रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उनका एनर्जी का लेवल क्या होगा, बहुत कम होगा। फिर जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती रही तो वैसे वैसे वो क्या है, कुछ पीछे वाले तो जनरली क्लास में देखा गया है कि वो देख लेते हैं कि भाई टीचर कैसा है, तो उसके बाद में उनका कुछ और ही चलता रहता है। मतलब हाईली एनर्जेटिक होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई जो सबसे आगे हैं, जिनका मतलब टीचर जस्ट सामने ही खड़ा हुआ है, तो उन बेचारों को तो क्या है कि बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, वो हिल डुल भी नहीं सकते हैं, तो उनका एनर्जी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। फिर जैसे 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 पीछे की तरफ जाते गए तो वहाँ पर मतलब वो कुछ बातें भी हो सकता है, बातें भी कर रहे हो, या कुछ लिख लिख के आगे पास कर रहे हो, जनरली चलता रहता है ऐसा। तो इस तरीके से उनका एनर्जी लेवल क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज है वो होता रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या हो गई, वहाँ पर फिक्स हो गई। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें सारी फिक्स हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ हमको मिलेगी वो डेल्टा ई के बेसिस पे जो मिलेगी वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। और हम कह सकते हैं वो भी क्या होगी, क्वांटाइज है वो होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो उसके अंदर जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो वहाँ पर है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ, जो रेडिएशन है वो भी क्या होंगी, कुछ फिक्स होंगी, कंटिन्यूस नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर लाइंस है वो आपको मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ। तो फोर्थ पोस्टुलेट कुछ इस तरीके से है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर वो जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये मैंने माना यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर, ये तो हो गई रेडियस, ये हो गया इसका मास, और ये हो गई इसकी वेलोसिटी। तो अभी जैसे स्टार्टिंग से हम फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में ही क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है, तो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ के लिए हम मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम है, कभी भी नहीं ले सकते हैं। लीनियर मोमेंटम हम तब लेते हैं एक सीधी स्ट्रेट पाथ में जब हम मतलब मूव कर रहे हैं तब। जब भी हम वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ में जब भी कोई भी बॉडी है वो रिवॉल्व करती है तो वहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम की जगह हम क्या लेंगे, एंगुलर मोमेंटम है वो लेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, वो होता है mv/r, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए किसके इक्वल होगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होगा nh/2π के। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, nh/2π के इक्वल होगा। अब यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, पर वो कभी 1.5 नहीं होगा, 1.6 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स पाथ के अंदर ही, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कभी बीच में नहीं हो सकता। जो ये फिक्स सर्कुलर पाथ आपको नजर आ रहे हैं ना, उन्हीं के अंदर वो क्या करेगा, रिवॉल्व है वो करेगा। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, बट पॉइंट्स डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं होगी कभी भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कभी भी नहीं होगा, इन सर्कुलर पाथ में ही है वो प्रेजेंट होगा। और कौन से सर्कुलर पाथ में होगा वो भी दे रखा है कि जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, nh/2π के इक्वल होगा, तभी उस सर्कुलर पाथ के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन है वो मिलेगा, अदरवाइज है वो नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ यहाँ पर पोस्टुलेट्स बोर के जो उसने बताए थे अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर ये 4 पोस्टुलेट्स मैंने जो आपको बताए हैं, 4-5 जो भी है, इसमें एक एक्स्ट्रा जो बताया था आपको 2n² वाला, तो इनको बहुत अच्छे से आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, समझना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके वहाँ पर लिखने हैं। ऐसा नहीं करना है कि भाई ठीक है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, उसको आप जब तक नहीं लिखोगे कॉपी के अंदर तब तक आपका जो वीडियो देखना है वो एक तरीके से समझ लो कि वहाँ पर कुछ उसका आप लोगों को बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो जब भी हम उसको देख रहे हैं हाथों हाथ उसको हमें लिखते भी जाना है, और आपको आगे से आगे
जितने ज़्यादा आप बच्चों को शेयर कर सकते हो उनको शेयर भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये समझ में आ सके। जितनी भी जो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जा रही है, इतने अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर है वो कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको किसी और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर चाहिए वीडियो तो यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो होगा अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रा या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।